चाचा धर्मवीर अक्सर कहते, लड़की जितनी देर तक मायके में रहेगी उतना घर का बोझ बढ़ेगा। और चाची कल्याणी ताना मारती, कितने अच्छे रिश्ते आए, पर यह लड़की हर बार अपनी जुबान चला देती है, उल्टा सीधा जवाब देकर सब बिगाड़ देती है। अब की बार भी अगर ऐसा हुआ तो समझ लेना, इस घर में इसकी कोई जगह नहीं बचेगी। ऐसे माहौल में प्रिया अक्सर अपनी किताबों को सीने से लगाकर चुपचाप बैठ जाती। वह जानती थी कि इन किताबों में ही उसका भविष्य छिपा है। उसका सपना था अपने स्वर्गीय पिता का अधूरा सपना पूरा करना, पढ़ लिख कर उनका नाम रोशन करना। प्रिया की मां सुषमा एक विधवा महिला थी, जिनका संसार उनके पति के गुजर जाने के बाद जैसे किसी तूफान में बिखर गया था। पति के जाने के बाद न तो घर बचा न सहारा। मजबूरी में सुषमा अपनी छोटी बेटी प्रिया को लेकर अपने देवर धर्मवीर और देवरानी कल्याणी के घर आ गए। शुरुआत में तो सबने उन्हें अपनाया, लेकिन कुछ ही दिनों में रिश्तों का असली चेहरा सामने आने लगा। नमस्कार प्यारे साथियों, ज्ञान विचार कहानी चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे साथियों, आज की कहानी है एक ऐसी बेटी प्रिया और उसकी मां सुषमा की, जो हालात से हारना नहीं जानती थी। वह हमेशा कहती, प्रिया, तेरे पापा का सपना था कि तू पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, तू अपना रास्ता खुद बनाएगी। लेकिन किस्मत को शायद यह मंजूर नहीं था। उनके सामने एक ऐसी शर्त आई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज प्रिया के लिए उसकी किताबें उसके लिए ढाल नहीं थी, बल्कि हिम्मत की असली जरूरत थी, क्योंकि आज फिर रिश्ता देखने वाले आए थे। लड़के वाले पूरे तामझाम से आए थे। लड़का, उसकी मां गंगा देवी, उसके चाचा, बड़ा भाई और भाभी, बस लड़के के पिता नहीं आए थे। सुषमा ने सुबह से ही घबराते हुए तैयारियां की थी। चाचा ने जेब कसकर भी मान सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, ताकि बाद में कोई यह न कह दे कि लड़की वालों ने सत्कार ठीक से नहीं किया। बैठक में चाय और मिठाई का सुगंधित माहौल बना। तभी चाची कल्याणी ने प्रिया से धीरे से कहा, बिटिया, सबके पैर छूकर आशीर्वाद ले लो। प्रिया झिझकते हुए पहले अपनी होने वाली सास के चरण छूने को झुकी, लेकिन गंगा देवी सख्त स्वर में अचानक उठ खड़ी हुई और बोली, रहने दो, मेरे पैर छूने की जरूरत नहीं। वैसे भी बहुत लोग हैं, तुम लड़के के चाचा चाची के पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले लो। प्रिया का चेहरा एक पल को उतर गया। उसने सिर झुका लिया और ट्रे से कप उठाकर गंगा देवी की ओर बढ़ाया, लेकिन तभी उसकी नजर लड़के पर पड़ी। उस क्षण उसे लगा जैसे समय थम गया हो। यह वही चेहरा था जिसे वह पहले भी एक बार किसी सामाजिक कार्यक्रम में देख चुकी थी। वही हल्की मुस्कान, वही आत्मविश्वासी अंदाज। मन में ख्याल आया, अरे ये वही है और आज इसी का रिश्ता मेरे लिए आया है। बस यही सोचते ही उसके हाथ कांप उठे और कप चाय छलक कर सीधे गंगा देवी की साड़ी पर गिर गई। पता ही नहीं चला। माहौल एकदम भारी हो गया। गंगा देवी तमतमा कर खड़ी हो गई और गुस्से से बोली, तुम्हें तमीज नहीं है क्या? हाथ क्यों कांप रहे हैं? कहीं कोई बीमारी तो नहीं? प्रिया हड़बड़ा गई। कुछ बोल पाती उससे पहले ही चाची कल्याणी तुरंत बीच में बोल पड़ी, नहीं नहीं जी, यह तो डर के मारे कांप रही थी। लेकिन गंगा देवी का चेहरा और कठोर हो गया। वे एक के बाद एक सवाल दागने लगी। कितनी पढ़ी लिखी हो? शादी के बाद पढ़ाई या नौकरी करने का कोई इरादा तो नहीं? खाना बनाना आता है या नहीं? घर के सारे काम आते हैं कि नहीं? पीछे से लड़के की चाची ने हंसते हुए कहा, तो बेटी बताओ, खीर कैसे बनती है? प्रिया ने संयम से पूरी विधि बता दी। फिर पूछा गया, सांभर में तड़का किसका लगता है? प्रिया ने शांति से जवाब दिया, राई और करी पत्ते का। इतना सुनकर गंगा देवी का चेहरा थोड़ा ढीला पड़ा, लेकिन वे रुकी नहीं। उन्होंने आगे कहा, सिलाई कढ़ाई आती है? इससे पहले कि प्रिया कुछ कहती, चाची कल्याणी झट से बोल पड़ी, अरे जी, इसे सिलाई कढ़ाई बहुत अच्छी तरह आती है। देखिए, सारे पांवदान और मेजपोश इसी ने बनाए हैं। लेकिन यह झूठ था। प्रिया को यह सब नहीं आता था। वह सच बोलना चाहती थी, मगर उसके चाचा चाची हर बात में उसकी झूठी तारीफ किए जा रहे थे, ताकि किसी तरह यह रिश्ता पक्का हो जाए।
गंगा देवी ने शक की नजर से कहा, यह सब तो आम बातें हैं। तुम लोगों को पहले से ही पता होगा कि हम क्या पूछेंगे, इसलिए लड़की को रटा रटाया जवाब सिखा दिया होगा। प्रिया ने सीधा जवाब दिया, जी नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं सिखाया। मैं जो भी बता रही हूं वह सच है। गंगा देवी की आंखें और तेज हो गईं। उन्होंने कहा, अच्छा, जरा अपने बाल खोलकर दिखाओ, असली हैं या नकली? प्रिया तमतमा गई, लेकिन उसकी चाची ने जल्दी से आगे बढ़कर उसके बाल खोल दिए और बोली, देखिए, बिल्कुल असली बाल हैं, काले और घने। अब गंगा देवी ने और कठोर लहजे में कहा, जरा चलकर दिखाओ, देखूं पैरों में कोई कमी तो नहीं। प्रिया भीतर से शर्मिंदा भी थी और गुस्से से जल भी रही थी, लेकिन फिर भी चुपचाप उठकर चली। इसके बाद गंगा देवी बोली, अब तुम्हारा मेकअप चेक करना है, देखना है कि यह सुंदरता असली है या मेकअप का कमाल। प्रिया का सब्र जवाब देने लगा। उसने गुस्से में अपना चेहरा आगे कर दिया और कहा, लीजिए, चेक कर लीजिए। गंगा देवी ने उसकी ठुड्डी पकड़कर उंगली से उसके गाल पर जोर से रगड़ा। सब लोग असहज होकर एक दूसरे को देखने लगे। प्रिया ने संयमित लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, आंटी, अगर कुछ और पूछना है या चेक करना है तो अभी कर लीजिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। गंगा देवी एक पल को झेप गई, लेकिन फिर भी बोली, मेरी एक बात तुम लोग कान खोलकर सुन लो। हमारी परंपरा है कि शादी के बाद बहुएं ना तो पढ़ाई करती हैं, ना नौकरी करती हैं और ना ही मायके जाती हैं। यह सब भुला देना। प्रिया का चेहरा सफेद पड़ गया, उसके होंठ कांप गए। बीए फाइनल के इम्तिहान नजदीक थे और उसे यह खबर किसी बिजली की तरह लगी। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसी समय सुषमा ने धीरे से कहा, बेटा चलो, अब तुम दोनों थोड़ी देर अकेले बात कर लो। प्रिया और वह लड़का पास के कमरे में गए। लड़के ने बैठते ही कहा, देखो, मैं मां की तरफ से माफी मांगता हूं, उन्होंने जरूरत से ज्यादा पूछ लिया। प्रिया पहले से ही तनी हुई थी। उसने कहा, मैंने तो सब सच सच बता दिया, लेकिन क्या यह सब जांच पड़ताल सिर्फ लड़कियों के लिए है? लड़कों की भी तो जांच होनी चाहिए। लड़का थोड़ा चौंका, बोला, ठीक है, तुम मुझसे जो पूछना चाहो पूछ लो। प्रिया ने कहा, तुम्हारी सैलरी कितनी है? प्रिया ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम्हारी मां कह रही थी कि शादी के बाद मैं बीए की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाऊंगी, इम्तिहान नहीं दे पाऊंगी, मायके नहीं आ पाऊंगी। एक बात ध्यान रखना, मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी और इम्तिहान भी दूंगी। अगर इस पर सहमति होगी तभी यह शादी होगी, वरना नहीं। लड़के ने गंभीर होकर कहा, इस बारे में तुम मेरी मां से कुछ मत कहना, यह सब मुझ पर छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। प्रिया ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तुम्हारी मां बहुत गुस्से वाली लगती हैं, क्या तुम भी वैसे ही हो? लड़का बोला, हां, मां तो गुस्से वाली है, लेकिन मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करता। प्रिया के चेहरे पर पहली बार हल्की हंसी आ गई। रिश्ता देखने की रस्म पूरी होने के बाद जब लड़के वाले अपने घर लौटे तो रास्ते भर गंगा देवी का चेहरा सख्त बना रहा। गाड़ी में बैठे बैठे ही उन्होंने अपने भाई और भाभी से कहा, मुझे तो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं आई। हर बात का जवाब दे रही थी, जैसे उसकी जुबान पर ब्रेक ही ना हो। ऐसी लड़कियां हमारे खानदान की परंपराओं में फिट नहीं बैठती। बहू को तो शालीन, चुपचाप और आज्ञाकारी होना चाहिए। यह तो उल्टा सीधा बोल रही थी। इसकी जुबान तो जैसे कैंची की तरह चलती है। लड़का शांत था, मगर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, मां, मुझे तो वो अच्छी लगी, कम से कम झूठ नहीं बोल रही थी, हर सवाल का जवाब साफ और सीधेपन से दे रही थी। भाभी भी मुस्कुराकर बोली, हां मां जी, लड़की में आत्मविश्वास है, ऐसे जमाने में यही जरूरी है। खाना पीना, काम काज तो सब सीख ही जाती है, लेकिन सच्चाई और हिम्मत सब में नहीं होती। लेकिन गंगा देवी ने सख्त लहजे में कहा, तुम लोगों की राय की मुझे कोई जरूरत नहीं, होगा वही जो मैं तय करूंगी। घर पहुंचकर उन्होंने पूरे परिवार को बैठक में बुलाया और साफ कह दिया, मुझे यह रिश्ता पसंद नहीं है। लड़की जरूरत से ज्यादा बोलने वाली है, आगे चलकर घर में चैन नहीं रहने देगी।
तभी लड़के के चाचा बोले, भाभी जी, लड़की में कोई कमी नहीं, मां बाप नहीं है, बेचारी ने मुश्किल हालात देखे हैं, ऐसे में अगर हम उसे अपना लें तो पुण्य भी मिलेगा और घर में एक अच्छी बहू भी आ जाएगी। बड़ा बेटा भी बोला, मां, मुझे लगता है आप जरा ज्यादा सख्ती कर रही हैं। लड़की के जवाब में भी सच्चाई थी। अगर आपने गौर किया हो तो उसने साफ कहा कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती है। इसमें बुरा क्या है? सारे घर का माहौल ऐसा हो गया कि गंगा देवी पर दबाव बढ़ गया। अंत में उन्होंने गहरी सांस ली और बोली, ठीक है, अगर तुम सब कहते हो तो मैं मान जाती हूं, लेकिन याद रखना, शादी के बाद वही होगा जो मैं चाहूंगी। पढ़ाई लिखाई, नौकरी वकरी सब भूल जाना पड़ेगा। उधर लड़की के घर में हालात बिल्कुल उल्टे थे। रिश्ता देखने के बाद जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, चाचा धर्मवीर ने ताने कसने शुरू कर दिए। हर बार यही होता है, इस लड़की की जुबान से सारे रिश्ते भाग जाते हैं। कितने अच्छे लोग आए, पर हर बार ये कुछ ना कुछ उल्टा बोलकर सब बिगाड़ देती है। अब की बार भी अगर रिश्ता टूटा तो समझ लो, मैं अब और इस बोझ को नहीं ढोऊंगा। तुम मां बेटी अपना इंतजाम कहीं और कर लेना। कल्याणी चाची ने और झरमिलाते हुए कहा, सच कहूं तो इसकी कैंची जैसी जुबान ही इसकी दुश्मन है। देख लेना, अगर ये लड़की यहीं पड़ी रही तो एक दिन सबको मुसीबत में डालेगी। प्रिया और उसकी मां चुपचाप आंसू बहाती रह गई। सुषमा ने रोते हुए कहा, बेटी, अगर तेरे पिताजी होते तो यह सब कभी देखने को ना मिलता, पर क्या करें, किस्मत ही ऐसी निकली। प्रिया ने अपनी मां का हाथ थामा और भीतर ही भीतर सोचने लगी, पापा अगर होते तो मैं इतनी बेबस ना होती, लेकिन अब चाहे जो हो, मैं अपनी पढ़ाई पूरी किए बिना हार नहीं मानूंगी। उधर लड़के वालों के घर में शाम को फिर से चर्चा हुई। गंगा देवी ने साफ शर्त रखी कि शादी तो होगी, लेकिन उनकी शर्तों पर, और उसी समय उन्होंने अपने देवर से कहा, लड़की वालों को फोन लगाइए, कह दीजिए कि हमें यह रिश्ता मंजूर है। देवर ने हिचकिचाते हुए कहा, बड़ी भाभी, क्यों ना आप ही फोन कर लें? गंगा देवी बोली, नहीं, ऐसे मामलों में घर के मर्द की जुबान ही ठीक रहती है, तुम बात करो। फिर देवर ने प्रिया के चाचा धर्मवीर को फोन लगाया। धर्मवीर ने जैसे ही खबर सुनी, उनके चेहरे पर चौड़ी मुस्कान फैल गई। फोन पर लड़के के चाचा ने घमंड भरे स्वर में कहा, भाई साहब, लड़की हमें ठीक ठाक लगी। वैसे तो हमारे भतीजे के लिए और भी अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन हमने सोचा कि यह बिन बाप की बेटी है, इसे अपना लेंगे तो थोड़ा पुण्य भी मिल जाएगा, इसीलिए हमारी तरफ से हां है। धर्मवीर झुकते झुकते बोले, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी लाज रख ली, मैं तो खुशी से नाच उठूं। लेकिन तभी फोन पर गंगा देवी की आवाज गूंजी, हमें यह रिश्ता मंजूर है, लेकिन याद रहे, शादी के बाद लड़की ना तो पढ़ाई करेगी, ना नौकरी करेगी और ना ही मायके जाएगी, और शादी वैसे ही होगी जैसे हम कहेंगे। चाचा धर्मवीर ने जल्दी जल्दी हामी भर दी और कहा, जी बिल्कुल बहन जी, आप जैसा कहेंगी बिल्कुल वैसा ही होगा। तो फिर अगले महीने की 25 तारीख का मुहूर्त बड़ा शुभ है, अगर आप कहें तो उसी दिन तारीख पक्की कर लेते हैं, धर्मवीर ने कहा। गंगा देवी ने हल्की हंसी के साथ कहा, अरे वाह, आप तो मुहूर्त भी निकाल चुके हैं, बड़ी जल्दी है आपको। धर्मवीर हंसते हुए बोले, अरे बहन जी, शुभ काम में देर कैसी। यह सुनकर सबने हामी भर दी और रिश्ता पक्का हो गया। लेकिन यह रिश्ता अपने साथ कई शर्तें और सवाल भी लेकर आया था। प्रिया के मन में अभी भी एक ही चिंता थी, क्या मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर पाऊंगी या नहीं। रिश्ता पक्का होने की खबर जैसे ही दोनों घरों में फैली, माहौल अचानक बदल गया। प्रिया के चाचा धर्मवीर के चेहरे पर लंबे समय बाद खुशी की लकीरें दिखीं। उन्होंने पूरे मोहल्ले में गर्व से बताया, हमारी भतीजी का रिश्ता बहुत अच्छे घर में तय हुआ है, सरकारी नौकरी वाला लड़का है, 5,000 महीने की तनख्वाह है, अब देखना कैसे इसकी किस्मत चमक जाएगी। कल्याणी चाची भी हर आने जाने वाले से यही कहती, अब तो हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, हमने बिन बाप की बेटी को अच्छे घर में बसाने का इंतजाम कर दिया। पर यह खुशी सिर्फ उनके लिए थी, प्रिया और उसकी मां सुषमा के लिए नहीं। सुषमा रात को अकेले बैठकर रो लेती।
उनके दिल में खुशी कम और चिंता ज्यादा थी। वे सोचती, कैसी सास है जो पहले ही दिन इतने ताने मार रही है। मेरी बेटी को कहीं वहां जाकर और ज्यादा दुख ना झेलना पड़े। दूसरी ओर प्रिया चुपचाप बैठकर अपने नोट्स पलटती रहती। बीए फाइनल की परीक्षा नजदीक थी और यह सोचकर उसका दिल डूब जाता कि शायद अब किताबें उसकी जिंदगी से छीन ली जाएंगी। हर पन्ना पलटते समय उसे लगता जैसे कोई अधूरा सपना उसकी आंखों के सामने बिखर रहा हो। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। घर में रिश्तेदारों का आना जाना बढ़ा, पर धर्मवीर और कल्याणी बार बार खर्च का हिसाब लगाते। कल्याणी तो हर बार सुषमा को ताना मार देती, देखो अब शादी में दिखावा करना ही पड़ेगा, वरना लोग कहेंगे कि चाचा चाची ने कोई खर्चा नहीं किया, और वैसे भी हमें अपनी इज्जत बचानी है, तुम्हें तो बस बेटी की फिक्र है। प्रिया सुनती तो भीतर से तिलमिला जाती। उसे लगता जैसे उसकी जिंदगी का फैसला सबने कर लिया है, पर उससे कोई नहीं पूछ रहा कि वह क्या चाहती है। बस एक उम्मीद की डोर उसे बांधे रखती थी। लड़के के शब्द, इस बारे में तुम मेरी मां से कुछ मत कहना, सब मैं संभाल लूंगा। उधर लड़के के घर में भी तैयारियां जोरों पर थीं, लेकिन वहां का माहौल एकदम अलग था। गंगा देवी पूरे अधिकार के साथ हर चीज तय करती। कौन सी दुकान से कपड़े आएंगे, कितना जेवर दिया जाएगा, बारात किस गाड़ी से जाएगी। किसी की हिम्मत नहीं होती कि उनके फैसलों के आगे कुछ कह सके। यहां तक कि उनके पति भी चुप रहते। लड़का अपने कमरे में बैठकर सोचता रहता। उसे प्रिया की सादगी और हिम्मत ने आकर्षित किया था, लेकिन वह जानता था कि मां की जिद के सामने खड़ा होना आसान नहीं होगा। वह मन ही मन ठान चुका था कि चाहे जो हो, प्रिया की पढ़ाई पूरी करवाएगा। दिन बीतते गए और शादी की तारीख करीब आ गई। मोहल्ले की औरतें सुषमा से कहती, बहन तुम्हारी बेटी तो भाग्यशाली है, अच्छे घर में जाएगी, पति सरकारी नौकरी में है, तुम्हें अब चैन की सांस लेनी चाहिए। सुषमा हंसने की कोशिश करती, लेकिन अंदर ही अंदर उनका दिल कांपता रहता। प्रिया जब भी अपनी सहेलियों को किताबों के साथ देखती, उसका मन भारी हो जाता। उसे लगता जैसे किसी ने उसके सपनों पर ताला जड़ दिया हो। कई बार उसने मां से कहा, मां मुझे डर लगता है, अगर उन्होंने मुझे पढ़ने नहीं दिया तो, अगर मुझे कैद कर दिया गया तो। सुषमा उसे समझाती, बिटिया हिम्मत रखो, भगवान सब ठीक करेगा। शादी का दिन भी धीरे धीरे नजदीक आ गया। सुषमा हर सुबह भगवान से यही प्रार्थना करती, हे प्रभु मेरी बेटी को सुख देना, उसके जीवन में अब और आंसू मत देना। प्रिया के मन में एक अजीब सा तूफान चल रहा था। एक ओर पिता की तस्वीर सामने रखकर उसने कसम खाई थी कि अपनी पढ़ाई पूरी करेगी, दूसरी ओर मां की आंखों में आंसू देखकर वह चुप हो जाती। लेकिन उसके भीतर की आवाज बार बार कहती, नहीं मैं अपनी पहचान नहीं खोऊंगी, चाहे जितनी मुश्किल आए मैं अपने सपने पूरे करूंगी। और इस तरह धीरे धीरे 25 तारीख का शुभ मुहूर्त नजदीक आ गया। दोनों घरों में तैयारियां चरम पर थीं। एक ओर ढोलक की थाप पर गीत गाए जा रहे थे, दूसरी ओर मन ही मन कई सवाल और डर दबे हुए थे। शादी का दिन आखिरकार आ ही गया। सुबह से ही प्रिया के घर में चहल पहल मच गई थी। आंगन में रंग बिरंगे फूलों की सजावट थी, दरवाजे पर बंधनवार लटके हुए थे और भीतर रिश्तेदारों का तांता लगा था। ढोलक की थाप पर औरतें मंगल गीत गा रही थीं, लेकिन उस शोरगुल के बीच प्रिया का मन कहीं खोया हुआ था। वह अपनी मां सुषमा के पास बैठी थी, आंखें बार बार भर आ रही थी। सुषमा हर बार उसे हौसला देती, बिटिया आज तेरे पिताजी होते तो कितना गर्व महसूस करते, तू आज किसी और के घर की रानी बनने जा रही है। प्रिया ने हल्की मुस्कान दी, पर दिल में एक कसक उठी, क्या मैं सच में रानी बनूंगी या कैद खाने की कैदी। उधर शाम होते होते बारात सज धज कर आई। बैंड बाजे की धुन गली गली गूंज रही थी। दूल्हा घोड़ी पर सजा हुआ था, चेहरे पर हल्की मुस्कान और मन में कई सवाल। मोहल्ले के लोग घर के बाहर जमा होकर बारात का नजारा देख रहे थे। धर्मवीर चाचा ने बड़े गर्व से बारात का स्वागत किया। मिठाई और शगुन के थाल आगे बढ़ाए गए। सब तरफ हंसी खुशी का माहौल था, पर प्रिया और सुषमा के दिल में एक अजीब सा बोझ था। मंडप में रस्में शुरू हुई। फेरे लेते समय प्रिया की आंखों से आंसू बह रहे थे।
उसके मन में पिता की याद और भविष्य की चिंता दोनों साथ साथ चल रहे थे। लड़का मन ही मन कसम खा रहा था, चाहे कुछ भी हो, मैं इसे कभी टूटने नहीं दूंगा। फेरे, कन्यादान और सिंदूर दान की रस्म पूरी हुई। चारों तरफ ढोल नगाड़ों की गूंज थी। सभी मेहमान बधाइयां दे रहे थे। लेकिन जैसे ही विदाई का समय आया, माहौल अचानक भारी हो गया। सुषमा ने बेटी को गले लगाया और फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने कांपते हुए कहा, बिटिया, अब तू इस घर की नहीं, दूसरे घर की हो गई है, लेकिन याद रखना, मां का दिल हमेशा तेरे साथ रहेगा। प्रिया का दिल टूट रहा था। उसने रोते हुए कहा, मां, मैं आपको अकेला छोड़कर कैसे जाऊं? आपने ही तो मेरी पूरी दुनिया संभाली है। लेकिन रस्मों के दबाव में उसे विदा होना पड़ा। गाड़ी जैसे ही आगे बढ़ी, प्रिया की आंखों से आंसू लगातार बहते रहे। ससुराल पहुंचने पर घर आशीर्वाद की आवाजों से गूंज उठा। रिश्तेदार और औरतें मंगल गीत गा रही थीं, लेकिन गंगा देवी का चेहरा अब भी सख्त था। उन्होंने प्रिया को देखा और धीमे स्वर में कहा, अब से यह घर तुम्हारा है, देखना कोई कमी न रह जाए, हमारी परंपराएं बहुत सख्त हैं। प्रिया ने सिर झुका दिया और शालीनता से बोली, जी मां जी। रात को जब सब मेहमान अपने अपने कमरों में चले गए और हलचल कम हुई, प्रिया थकी हुई अपने कमरे में आई। दूल्हा पहले से ही वहां बैठा था। उसने हल्के स्वर में कहा, प्रिया, घबराओ मत। मैं जानता हूं मां की बातें तुम्हें परेशान करती हैं, लेकिन मैं वादा करता हूं तुम्हें पढ़ाई से कभी नहीं रोकूंगा। तुम बीए की परीक्षा जरूर दोगी। प्रिया की आंखों में पहली बार सुकून के आंसू आए। उसने धीरे से कहा, बस इतना साथ मिल जाए तो मुझे कोई डर नहीं। लेकिन तभी बाहर से गंगा देवी की आवाज गूंजी, बहू, कल सुबह जल्दी उठना, घर की नई बहू हो, काम में ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। प्रिया ने भीतर ही भीतर गहरी सांस ली। उसे समझ आ गया था कि उसकी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। सुबह का सूरज अभी निकला भी नहीं था कि गंगा देवी की तेज आवाज आंगन में गूंज उठी, बहू, उठ गई या अब तक सो रही हो? हमारे घर की परंपरा है कि नई बहू सूरज उगने से पहले उठकर घर का काम संभालती है। प्रिया झटके से उठी। रात भर शादी की थकान और मन का बोझ उसे सोने नहीं दे पाया था। उसने चेहरा धोया, साड़ी का पल्लू संभाला और आंगन में आकर खड़ी हो गई। गंगा देवी ने सिर से पांव तक देखा और बोली, अच्छा है, आज पहली बार हो, इसीलिए देर से सही, लेकिन आगे से कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। पहले चौखट पर झाड़ू लगाओ, फिर रसोई में जाकर चाय बनाओ। प्रिया ने चुपचाप सिर झुकाकर काम पकड़ लिया, पर भीतर खटकता रहा, क्या बहू का मतलब सिर्फ सुबह से रात तक काम करना है? कोई मेरे मन से भी पूछेगा? आंगन बुहारते वक्त पड़ोस की एक बुजुर्ग आई। नई बहू हो ना, भगवान सुखी रखे, हिम्मत रखो, सब ठीक होगा। तो प्रिया के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, जैसे किसी अजनबी की दुआ संजीवनी बन गई हो। रसोई में उसने चाय चढ़ाई। सास पीछे से बोली, ध्यान से बनाना, मीठा ज्यादा या कम हुआ तो सुनना पड़ेगा। प्रिया ने संयम से चाय बनाई और कप सजाकर सभी के आगे रख दिए। भाभी बोली, वाह, चाय बहुत अच्छी है। पर गंगा देवी ने ताना कसा, पहली बार है, इसीलिए ठीक कर ली होगी, देखना आगे ना बिगाड़े। यह सुनकर मन में चुभन हुई, फिर भी उसने शांति नहीं छोड़ी। इसके बाद सास ने बुलाया, आज दोपहर का खाना तुम ही बनाओ, देखूं कितनी काबिलियत है। तो प्रिया ने हिम्मत जुटाई, सब्जी काटी, दाल चढ़ाई, चावल बनाए, रोटियां बेली। पर चखते ही गंगा देवी बोली, सब्जी में नमक कम है, दाल पतली है, रोटी गोल नहीं। प्रिया ने विनम्रता से कहा, जी अगली बार ध्यान रखूंगी। भाभी ने जोड़ा, फिर भी स्वाद अच्छा है। और लड़का मुस्कुराया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो गंगा देवी ने तिरछी नजर से कहा, देखो कितनी शालीनता से जवाब देती है, जरा कुछ कहा नहीं कि बोल पड़ती है। इसकी जुबान सच में कैंची की तरह चलती है। यह सुनकर प्रिया ने भीतर कसम खाई, अगर मेरी जुबान कैंची जैसी है तो वह सच और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए ही चलेगी, झूठ या गलत के लिए नहीं। उस दिन उसे समझ आया कि असली संघर्ष अब शुरू है। उसे इस घर में अपनी जगह भी बनानी है और अपनी पहचान व सपनों को भी बचाना है। कुछ ही दिनों में उसे एहसास हुआ कि यह घर किसी परीक्षा पत्र जैसा है।
सुबह 5 बजे उठना, बुहारना, रसोई, पानी, कपड़े, दिन भर का चक्र। बीच बीच में भाभी मदद करती, पर गंगा देवी हर बार कोई ना कोई कमी निकाल देती। रोटियां पतली क्यों नहीं? पल्लू सिर पर क्यों नहीं? बड़ों के सामने सीधी क्यों खड़ी रहती हो? प्रिया हर बार शालीनता से कहती, जी मां जी, अगली बार ध्यान रखूंगी। यही बात गंगा देवी को खटकती। वे आस पड़ोस में कहती, बहू काम तो कर लेती है, पर इसकी जुबान कैंची की तरह चलती है, बहू को चुप रहना चाहिए। प्रिया सुनती पर चुप रहती। मन में गूंजता, क्या सच बोलना और हक मांगना जुबान चलाना है? अगर मैं चुप रहूं तो सब खुश होंगे, पर क्या मैं खुद से नजर मिला पाऊंगी? एक दिन रसोई में वह दाल में नमक डालना भूल गई। गंगा देवी गर्जी, इतना भी ध्यान नहीं? बहू बनकर आई हो या महल की रानी? प्रिया ने धीरे से कहा, मां जी, नमक अभी डाल देती हूं, गलती इंसान से होती है। तो वे और भड़क उठी, अब बहू हमें समझाएगी? बैठक में सन्नाटा छा गया। भाभी ने सिर झुका लिया। लड़का बोला, मां, बहू ने गलत क्या कहा? सच ही तो कहा। तो सास ने ताना मारा, तुम्हें तो बीवी की तरफदारी करनी है, कल को यह तुम्हें भी नचाएगी। प्रिया ने पहली बार बिना आवाज ऊंची की कहा, मां जी, मैं किसी को नचाने नहीं आई, बस अपने सम्मान की उम्मीद रखती हूं। आपने ही कहा था बहू घर की लक्ष्मी होती है, तो मुझे हर बार अपमान क्यों? कमरा सन्न, सास के चेहरे पर गुस्सा और झेप साथ साथ। वे तेज कदमों से बाहर चली गईं। रात को प्रिया देर तक जागती रही। उसने पति से कहा, उन्हें लगता है मेरी जुबान कैंची है, मैं झूठ नहीं बोल सकती, ना अन्याय सह सकती, जरूरत पड़े तो अपने लिए आवाज उठाऊंगी। पति ने हाथ थामा, यही तो मुझे तुम में पसंद है, सच और साहस। थोड़ा सब्र रखो, एक दिन मां तुम्हारी साफगोई समझेंगी। प्रिया ने निश्चय किया कि वह अपने सपनों को पूरा करेगी और व्यवहार व काम से साबित करेगी कि तेज जुबान बुरी नहीं होती, अगर वह सच्चाई व आत्मसम्मान के लिए चलती हो। दिन बीतते गए। उसने घर का रूटीन बारीकी से साध लिया। और भी जल्दी उठना, आंगन, तुलसी, रसोई। अब रोटियां फूली फूली बनने लगी। बच्चे उससे चिपकने लगे। भाभी देवरानी बोली, नई बहू ने रसोई का रंग बदल दिया। पर गंगा देवी की दीवार टस से मस नहीं हुई। काम करना फर्ज है, असली बात आज्ञाकारिता है। यह हर बात में जवाब देती है। इसकी जुबान कैंची जैसी है, कभी सीधे ही कह देती है, धीरे बोला करो, हमारे घर की औरतें इतना मुंह नहीं चलाती। तो प्रिया मुस्कुराकर कहती, मैं केवल सच कहती हूं, अगर चुभता है तो शायद सच कड़वा होता है। लोग चुप। सास का चेहरा और कस जाता। फिर लड़के के चाचा का जन्मदिन आया। सारे इंतजाम प्रिया ने संभाले, सजावट, पकवान लिस्ट, हलवाई की देखरेख, मेहमान दंग। नई बहू ने कमाल कर दिया, ससुर गर्वित। इस बहू ने घर का मान बढ़ाया। प्रिया ने सास की ओर देखकर कहा, आपके आशीर्वाद के बिना कुछ संभव नहीं, आपकी परंपराएं निभाने की कोशिश है। लोग भावुक हुए, पर गंगा देवी फिर भी बोली, देखो कैसी मीठी बातें बना लेती है। मुझे अब भी लगता है इसकी जुबान बहुत तेज है, देखना आगे यही तेजी मुसीबत ना बन जाए। प्रिया ने भीतर ही भीतर सोचा, अगर मेरी जुबान कैंची की तरह है तो वह किसी को काटने के लिए नहीं, बल्कि सच को साफ करने के लिए है। एक दिन मां जी को भी यह मानना पड़ेगा। शादी को कुछ महीने बीत चुके थे। प्रिया धीरे धीरे घर की दिनचर्या में रम गई थी। हर काम में निपुणता दिखाने लगी थी, लेकिन सास गंगा देवी का रवैया वहीं रहा। उनके दिल में बहू को लेकर संदेह और गुस्सा भरा था। वे सोचती, यह लड़की बाहर से तो सीधी सादी लगती है, पर इसकी जुबान बहुत तेज है, कहीं आगे चलकर यह हमारी इज्जत खराब ना कर दे। इसी बीच एक दिन ऐसा आया जिसने पूरे घर को हिला दिया। मोहल्ले में बड़ा धार्मिक आयोजन था। दूर दूर से रिश्तेदार और लोग बुलाए गए। गंगा देवी को गर्व था कि उनके घर से भी सबको बुलावा गया है। उन्होंने सख्त हिदायत दी, देखना कोई कमी ना रह जाए, हमारी इज्जत इस सभा में दांव पर है। समारोह वाले दिन सब तैयार होकर निकले। प्रिया ने पीली रेशमी साड़ी पहनी, मांग में सिंदूर सजाया और मंदिर पहुंची। सैकड़ों लोग थे। मंच पर घर परिवार के वरिष्ठ बैठे थे। तभी हलचल मच गई।
हलवाई से नमक मीठे में गड़बड़ हो गई। लोग थालियां किनारे रखकर ताने देने लगे। इतना बड़ा घर और खाने में लापरवाही, कैसी मेजबानी है यह। गंगा देवी के चेहरे का रंग उड़ गया, माथा पसीने से भीगने लगा, कान्हा फूसी होने लगी। लगता है अब की बार हमारी बड़ी बेइज्जती होगी। यह देखकर प्रिया का दिल धड़क उठा। उसने बिना देर किए हलवाई से मसाले सामग्री मंगवाई, रसोई में पहुंची और शांत स्वर में बोली, थोड़ा धैर्य रखिए, अभी सब ठीक हो जाएगा। फिर उसने खिचड़ी में तड़का लगाया, मिठाई में इलायची केसर मिलाई, दाल का स्वाद संवारने के लिए नींबू निचोड़ा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। थोड़ी देर में नई प्लेटें परोसी गईं। लोगों ने चखा तो आह निकल पड़ी। वाह, अब तो मजा आ गया, खाना लाजवाब है। एक बुजुर्ग बोले, लगता है इस घर की नई बहू लक्ष्मी का रूप है। इन्होंने घर की इज्जत बचा ली। मंच पर बैठे बड़े बुजुर्गों ने भी गंगा देवी को बधाई दी। बहुत भाग्यशाली हैं आप, इतनी होशियार बहू पाई है। गंगा देवी का चेहरा शर्म और गर्व के मिले जुले भाव से लाल पड़ गया। वे चाहकर भी कुछ न कह सकी। घर लौटते वक्त सब प्रिया की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। चाचा ने हंसकर कहा, अगर आज बहू ना होती तो हमारी नाक कट जाती। सबने सराहा, प्रिया सचमुच घर की शान है। पर गंगा देवी बस बोली, ठीक है, आज तो बचा लिया, पर देखना आगे जुबान की तेजी से कोई मुश्किल ना खड़ी कर दे। यह सुनकर प्रिया ने मन ही मन सोचा, मां जी को अभी समझने में वक्त लगेगा, पर सच की ताकत एक दिन सबको माननी पड़ेगी। और रात को आसमान की ओर देखकर पिता से मन ही मन बोली, पिताजी, आज मैंने आपके सिखाए साहस से घर की इज्जत बचाई। उम्मीद है एक दिन मां जी भी मानेंगी कि मेरी जुबान तेज नहीं, सच्चाई की आवाज है। उस घटना ने पूरे मोहल्ले में चर्चा छेड़ दी। अगर बहू ना होती तो इनका नाम डूब जाता। बच्चे तक कहते, हमारी भाभी बहुत होशियार है। रिश्तेदार गंगा देवी को फोन पर बधाई देने लगे। बहुत नसीब वाली हो जो ऐसी बहू मिली। बाहर सब बदल रहा था, पर गंगा देवी का दिल नहीं मान रहा था। वे बाहर से मुस्कुरा देती, भीतर ही भीतर जलती। जब जब कोई प्रिया की तारीफ करता, उनकी झुर्रियां और खींच जाती। लोग कहते, यह तो लक्ष्मी है। पर गंगा देवी सोचती, ये धीरे धीरे सबको अपने पक्ष में कर रही है, कहीं मेरा असर कम ना हो जाए। उधर प्रिया और आत्मविश्वास से घर संभालने लगी। बच्चों को पढ़ाती, भाभी की मदद करती, देवर के नोट्स बनाती। पड़ोसी उससे राय लेने लगे। एक दिन लड़के के पिता की तबीयत अचानक बिगड़ी। प्रिया ने डॉक्टर बुलाया, दवाई मंगवाई और सारी रात सिरहाने बैठी रही। सुबह तबीयत संभली तो ससुर ने सबके सामने कहा, प्रिया, तू सिर्फ मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। आज जो सेवा तूने की वह बेटियां भी बहुत कम करती हैं। पूरा घर भावुक हो गया। भाभी की आंखें भर आईं। देवर बोला, भाभी, आप हमारे लिए वरदान हैं। पति ने गर्व से कहा, मैंने शुरू से कहा था मेरी पत्नी सबसे अलग है। पर गंगा देवी का मन और उलझ गया। सब इसकी तारीफ करते हैं, पर कोई नहीं देखता कि यह हर बात का जवाब देती है। यही रवैया रहा तो कल को यह मुझे चुनौती देगी। रात को उन्होंने पति से कहा, तुम्हें नहीं लगता यह लड़की जरूरत से ज्यादा बोलती है? पति हंस दी, बोलती है पर सच बोलती है। सच ही घर मजबूत करता है। गंगा देवी चुप रही। उनके मन में दो आवाजें लड़ती रहीं। एक कहती, बहू ने घर संभाल लिया, उसे अपनाओ। दूसरी, नहीं, इसकी जुबान कैंची जैसी है, सावधान रहो। प्रिया ने भी यह खिंचाव महसूस किया और ठान लिया कि वह तानों और गलत इल्जामों के बावजूद सच्चाई और शालीनता से एक दिन सास का दिल पिघला देगी। दिन गुजरते गए। बीए फाइनल नजदीक आया। प्रिया सुबह जल्दी काम निपटाकर चुपचाप पढ़ती। रात को दिए की हल्की रोशनी में पन्ने पलटती। थकान आंखों में, पर संकल्प अडिग। पिताजी का सपना पूरा करूंगी, डिग्री ही मेरी जीत है। एक दिन गंगा देवी ने कमरे में उसे किताबों संग देखा और तमतमा उठी। यह क्या? मैंने साफ कहा था, शादी के बाद पढ़ाई लिखाई नहीं। तुम मेरी बात की परवाह नहीं करती। प्रिया ने शांत स्वर में कहा, मां जी, मैं घर के सारे काम समय से करती हूं। बहू का काम घर संभालना है, किताबें नहीं। हमारी बहुएं घर से बाहर पैर नहीं रखती। परीक्षा दोगी, यह मुमकिन नहीं।
प्रिया का सब्र टूटा, पर आवाज धीमी रही। मैं इजाजत मांग रही हूं, बगावत नहीं। पिताजी का सपना है, आप मना करेंगी तो सपना अधूरा रह जाएगा। सास ने कड़क कर कहा, सपनों से पेट नहीं भरता। शादी के बाद औरत का सपना उसका घर होता है। तुम्हारी पढ़ाई हमारी परंपरा बिगाड़ देगी। तभी पति आ गए। मां, अगर वह पढ़ना चाहती है तो बुरा क्या है, घर भी संभाल लेगी, परीक्षा भी दे देगी। सास भड़क उठी, तुम्हें तो बस बीवी की फिक्र है। यह लड़की तुम्हें मेरे खिलाफ कर देगी। इसकी जुबान पहले ही बहुत तेज है, अब सपनों का बहाना बनाकर घर की इज्जत मिट्टी में मिलाएगी। प्रिया ने गहरी सांस लेकर कहा, मेरी जुबान अगर तेज है तो सिर्फ सच के लिए। मैं ना झूठ बोलूंगी ना किसी का अपमान। लेकिन इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगी, चाहे माने या ना माने, मैं परीक्षा जरूर दूंगी। यह सुनकर गंगा देवी सन्न रह गईं। घर में चुप्पी छा गई। भाभी और देवरानी दरवाजे पर खड़ी सब सुन रही थीं। उन्होंने सोचा, बहू ने सही कहा, पर टकराव बढ़ेगा। पति ने प्रिया का हाथ थामा, तुम परीक्षा दोगी, मैं तुम्हारे साथ हूं। मां को समझाना मेरा काम है। सास का चेहरा गुस्से और लाचारी से भर गया। देख लेना, जिस दिन यह लड़की इस घर में कलंक लाएगी, उसी दिन इसे दहलीज से बाहर कर दूंगी। प्रिया ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे और मन में वही प्रतिज्ञा गूंज रही थी। मां जी, एक दिन मैं आपको साबित करके दिखाऊंगी कि बहू अपने सपनों को पूरा करते हुए भी इस घर की इज्जत बढ़ा सकती है। परीक्षा का दिन नजदीक आया तो प्रिया के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने रात रात भर जाग कर पढ़ाई की, लेकिन सुबह होते ही वही रोज के काम, आंगन बुहारना, पानी भरना, रसोई संभालना। उसने कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया, लेकिन गंगा देवी हर बार ताना मार देती, बहू, यह किताबों में सिर खपाने से घर नहीं चलता। सब्र रखो, औरत हो, औरत का धर्म निभाओ। आखिरकार परीक्षा का पहला दिन आ गया। सुबह सुबह प्रिया ने नहाकर भगवान की मूर्ति के आगे हाथ जोड़े और धीरे से बोली, हे प्रभु, आज मुझे हिम्मत देना। अगर मैं हार गई तो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी बेटियों के लिए हार होगी जिन्हें शादी के बाद सपनों से दूर कर दिया जाता है। लेकिन जैसे ही उसने बैग में एडमिट कार्ड रखा और निकलने लगी, गंगा देवी दरवाजे पर आ खड़ी हुई। उनका चेहरा तमतमाया हुआ था। वे बोली, रुको, मैंने कहा था ना कि इस घर की बहुएं पढ़ाई नहीं करती। आज तुम बाहर नहीं जाओगी। प्रिया का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। उसने हाथ जोड़कर कहा, मां जी, सिर्फ 3 घंटे की परीक्षा है। मैं घर का सारा काम निपटा चुकी हूं, कृपया मुझे जाने दीजिए। गंगा देवी गरज उठी, नहीं, अगर आज तुम बाहर गई तो समझ लो यह घर तुम्हारे लिए बंद हो जाएगा। तभी उसका पति सामने आ गया। उसने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मां, मैंने भी आपकी परंपराओं को माना है, लेकिन यह जिद घर को तोड़ देगी। प्रिया की पढ़ाई उसकी जिंदगी का हिस्सा है, मैं इसे रोकने नहीं दूंगा। गंगा देवी चिल्लाई, तुम्हें अपनी मां की इज्जत की परवाह नहीं। यह बहू धीरे धीरे तुम्हें भी मेरे खिलाफ कर रही है। भाभी और देवरानी भी सामने आ गई। भाभी ने धीरे से कहा, मां जी, सोचिए, अगर बहू पढ़ लिख जाएगी तो घर का मान ही बढ़ेगा। उसने कभी काम से मुंह नहीं मोड़ा, फिर आप क्यों उसके सपने से दुश्मनी कर रही हैं? देवर ने भी समर्थन किया, हां मां, आपने देखा है, भाभी हर काम समय पर करती हैं। अगर वह परीक्षा दे भी देंगी तो घर का क्या बिगड़ेगा? गंगा देवी हतप्रभ रह गई। इतने सारे लोग पहली बार उनके सामने बहू के पक्ष में खड़े हुए थे। उन्होंने गुस्से में पैर पटकते हुए कहा, ठीक है, जाओ, लेकिन याद रखना, अगर बाहर जाकर इस घर की नाक कटी तो कभी माफ नहीं करूंगी। प्रिया ने आंसू पोंछे और गंगा से बोली, मां जी, मैं वादा करती हूं, मेरी पढ़ाई से इस घर का सिर कभी झुकेगा नहीं, बल्कि और ऊंचा होगा। पति ने उसका हाथ थामा और बाहर गाड़ी तक ले गया। रास्ते में उसने कहा, डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। परीक्षा केंद्र के बाहर पहुंचकर प्रिया ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। यह सिर्फ एक पेपर नहीं था, बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था, अपने सपनों और अपने आत्मसम्मान का। परीक्षा का दिन जैसे जैसे बीतता गया,
प्रिया का आत्मविश्वास और भी मजबूत होता गया। उसने हर पेपर पूरी तन्मयता से लिखा। हर बार जब वह परीक्षा केंद्र से लौटती, उसके पति की आंखों में गर्व झलकता। भाभी और देवरानी उसका हौसला बढ़ाती, लेकिन गंगा देवी का चेहरा हमेशा खिंचा रहता। वे बार बार ताना मारती, देख लेना, इतना पढ़ लिख कर भी क्या हासिल होगा, घर गृहस्थी बिगड़ जाएगी, और अगर नंबर अच्छे ना आए तो लोग हंसेंगे कि बहू ने घर छोड़कर किताबों का ढोंग रचा। प्रिया चुपचाप सब सुन लेती। उसने तय कर लिया था कि जवाब जुबान से नहीं, अपने नतीजों से देगी। आखिरकार रिजल्ट का दिन आ गया। मोहल्ले के कई बच्चों का रिजल्ट उसी दिन घोषित हुआ। लोग आपस में बातें कर रहे थे। प्रिया का पति जल्दी जल्दी कंप्यूटर पर रिजल्ट चेक कर रहा था। जब स्क्रीन पर अंक आए, उसकी आंखों में चमक दौड़ गई। वह चिल्ला उठा, प्रिया, तुमने तो पूरे कॉलेज में टॉप किया है। पूरा घर हैरान रह गया। भाभी ने खुशी से ताली बजाई। देवर बोला, वाह भाभी, आप तो हमारी शान बन गई। बच्चे दौड़कर उसे गले लगाने लगे। मोहल्ले के लोग भी बधाई देने आने लगे। कोई कहता, बहू ने घर का नाम रोशन कर दिया। कोई कहता, ऐसी बहू हर घर में होनी चाहिए। लेकिन गंगा देवी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उन्होंने बेमन से कहा, अच्छा है, लेकिन पढ़ाई से घर का पेट तो नहीं भरता। असली परीक्षा तो यह है कि बहू घर संभाले। प्रिया ने गंगा से उत्तर दिया, मां जी, घर भी संभालूंगी और पढ़ाई से आपके सिर को ऊंचा भी करूंगी, और यह दोनों काम साथ साथ चल सकते हैं। उनकी यह बात सुनकर घर के लोग भावुक हो गए। पति ने कहा, मां, अगर आज प्रिया ने टॉप किया है तो यह सिर्फ उसकी मेहनत का नहीं, बल्कि आपके संस्कारों का भी नतीजा है। सोचिए, लोग आपके नाम से ही उसे याद करेंगे। रिश्तेदारों और पड़ोसियों की भीड़ लग गई। सब गंगा देवी की तारीफ करने लगे। बहुत नसीब वाली हो जो इतनी पढ़ी लिखी होशियार बहू मिली। गंगा देवी ने ऊपर से मुस्कुरा दिया, लेकिन भीतर उनका अहंकार अभी भी चुपचाप खड़ा था। वे सोच रही थी, ठीक है, आज सब इसकी तारीफ कर रहे हैं, पर मुझे अब भी लगता है कि इसकी जुबान ज्यादा तेज है। कहीं आगे चलकर यही मुझे नीचा ना दिखा दे। प्रिया ने उनकी आंखों में झांक कर सब समझ लिया। उसने मन ही मन ठान लिया, मां जी का अहंकार आसानी से नहीं टूटेगा। मुझे और धैर्य रखना होगा। एक दिन वे भी मानेंगी कि बहू की तेज जुबान बुराई नहीं, बल्कि सच्चाई की ताकत है। प्रिया के कॉलेज टॉपर बनने की खबर धीरे धीरे पूरे मोहल्ले और आसपास के इलाकों में फैल गई। अखबार में उसकी तस्वीर छपी, साथ ही छोटा सा इंटरव्यू भी, जिसमें उसने कहा था, मेरे पिता का सपना था कि मैं पढ़ाई पूरी करूं। आज अगर मैं इस मुकाम पर पहुंची हूं तो यह मेरे परिवार और मेरे पति के सहयोग का नतीजा है। मोहल्ले की औरतें एक दूसरे से कहने लगी, देखा, पढ़ाई और घर दोनों साथ चल सकते हैं। यह बहू सचमुच मिसाल है। जहां सब लोग गर्व महसूस कर रहे थे, वहीं गंगा देवी के दिल में अजीब सी बेचैनी बढ़ गई। वे बार बार सोचती, अब लोग मुझे नहीं, मेरी बहू को जानते हैं, सब उसे ही सराहते हैं। कल को यह और आगे बढ़ी तो क्या होगा? कहीं मेरा वजूद इस घर में कम ना हो जाए। कुछ ही दिनों में प्रिया को एक सामाजिक संगठन की तरफ से बुलावा आया। वहां उसे सम्मानित करना था और युवतियों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करने हेतु भाषण देना था। यह खबर सुनकर पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। पति ने तुरंत कहा, प्रिया, यह तो तुम्हारी जिंदगी का सुनहरा मौका है, तुम्हें जरूर जाना चाहिए। भाभी बोली, हम सब भी चलेंगे, आखिर हमारी बहू का सम्मान हो रहा है। लेकिन गंगा देवी का चेहरा तमतमा उठा। उन्होंने सख्ती से कहा, नहीं, हमारी बहुएं बाहर जाकर भाषण नहीं देती। यह सब दिखावे की बातें हैं। बहू का असली काम घर संभालना है, समाज में नाम कमाना नहीं। प्रिया चुप रही, लेकिन उसके पति ने मां से कहा, मां, यह दिखावा नहीं है, यह तो सम्मान है। अगर हमारी बहू को समाज प्रेरणा मानता है तो हमें गर्व होना चाहिए। गंगा देवी ने गुस्से से कहा, गर्व? कल को लोग कहेंगे कि बहू मंचों पर चढ़ती है और सास घर में बर्तन मांजती है। यह हमारी इज्जत नहीं, अपमान है। प्रिया ने संयम से उत्तर दिया, मां जी, अगर मुझे सम्मान मिलेगा तो आपका ही नाम ऊंचा होगा। लोग कहेंगे कि गंगा देवी की बहू ने घर का मान बढ़ाया।
अगर आप चाहें तो यह मंच सिर्फ मेरा नहीं, आपका भी हो सकता है। उनकी बात सुनकर सब भावुक हो गए, लेकिन गंगा देवी का अहंकार अब भी उनके दिल में चुभता रहा। सम्मान समारोह का दिन आया। प्रिया मंच पर खड़ी होकर बोली, औरत सिर्फ घर संभालने के लिए नहीं बनी, वह घर और समाज दोनों की ताकत बन सकती है। अगर उसे सहयोग और सम्मान मिले तो वह चमत्कार कर सकती है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। घर लौटने पर रिश्तेदार और पड़ोसी बधाई देने लगे। सब गंगा देवी की ओर देखकर बोले, बहुत नसीब वाली हो कि ऐसी बहू मिली। गंगा देवी ने ऊपर से मुस्कुराकर सबका अभिवादन किया, लेकिन भीतर उनका मन और भी अस्थिर हो गया। वे सोचने लगी, यह लड़की धीरे धीरे समाज की आंखों का तारा बनती जा रही है, लेकिन क्या यह सच में मेरी बहू है या एक दिन मुझे ही पीछे छोड़ जाएगी? प्रिया ने उनकी चुप्पी को पढ़ लिया। उसने मन ही मन सोचा, अभी मां जी का अहंकार पूरी तरह टूटा नहीं, मुझे और इंतजार करना होगा। एक दिन वे भी समझेंगी कि बहू का नाम उनका ही गौरव बढ़ाता है, कम नहीं करता। प्रिया के रिजल्ट और मेहनत की बातें मोहल्ले में धीरे धीरे थम गई, लेकिन घर के अंदर नए नए नाटक शुरू हो गए। सास गंगा देवी का गुस्सा अब और बढ़ गया था। उन्हें लगता था कि बहू का नाम जितना बढ़ेगा, उनकी पकड़ उतनी ही ढीली पड़ जाएगी। हर छोटी सी गलती को वे बड़ा मुद्दा बना देती। एक दिन भाभी बीमार हो गई। डॉक्टर ने आराम की सलाह दी तो घर के ज्यादातर काम प्रिया पर आ गए। सुबह से शाम तक वह अकेले ही सब संभाल रही थी। नाश्ता, बच्चों को स्कूल भेजना, सब्जी बनाना, बुजुर्गों को दवा देना। शाम को जब सास ने देखा कि मेज पर खाना थोड़ी देर से रखा है तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। वे बोली, बहू तुम पढ़ाई लिखाई में जितनी तेज हो, काम में उतनी ही ढीली। हमारी पुरानी बहुएं तो 10-10 काम एक साथ कर लेती थीं और तुमसे तो एक खाना भी वक्त पर नहीं बनता। प्रिया ने थकान छिपाते हुए शालीनता से कहा, मां जी मैं कोशिश कर रही हूं, भाभी की तबीयत खराब है इसलिए काम थोड़ा ज्यादा हो गया। गंगा देवी ने ताना मारा, लो जी अब बीमारी का बहाना भी बन जाएगा। यही तो कहती हूं, इस लड़की की जुबान हमेशा कैंची की तरह चलती है, हर बात का जवाब देना जरूरी है क्या? इतना कहकर उन्होंने गुस्से में थाली पटक दी। माहौल एकदम भारी हो गया। पति सामने बैठे थे। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मां थाली पटकने से खाना जल्दी नहीं बनेगा। प्रिया अकेले सब कर रही है, उसकी मेहनत की सराहना भी कीजिए। गंगा देवी चौंक गई। बेटे ने पहली बार इतनी खुलकर पत्नी का साथ दिया था। उनकी आंखों में अजीब सी नाराजगी और आंसू एक साथ भर आए। वे कमरे से उठकर चली गई। प्रिया यह सब देख रही थी। उसके मन में दर्द भी था और एक दृढ़ संकल्प भी। मां जी चाहे जितना ताना मारे, मैं चुप नहीं बैठूंगी, लेकिन मेरा जवाब हमेशा शालीनता से होगा। एक दिन यही शालीनता उनके दिल को छू लेगी। उसी रात जब सब सो गए, प्रिया धीरे धीरे आंगन में आई। वहां गंगा देवी अकेली बैठी थी, हाथ में माला और आंखों में नमी थी। प्रिया पास जाकर चुपचाप बैठ गई और बोली, मां जी मैं आपकी इज्जत कम नहीं करना चाहती, बस इतना चाहती हूं कि आप मुझे भी अपनी बेटी की तरह मान लें। अगर मेरी जुबान तेज लगती है तो माफ कर दीजिए, लेकिन मेरा इरादा कभी गलत नहीं होता। गंगा देवी ने उसकी ओर देखा पर कुछ बोली नहीं। उनके भीतर का अहंकार और दिल का दर्द दोनों मिलकर उन्हें खामोश कर गए। घर का माहौल धीरे धीरे भारी होता जा रहा था। छोटी छोटी बातों पर तकरार बढ़ने लगी थी। देवर की नौकरी में तबादले की चर्चा चल रही थी। वह शहर से बाहर जाने को तैयार था, लेकिन उसकी पत्नी यानी देवरानी जिद पर अड़ रही थी कि वह अपने मायके के पास ही रहना चाहती है। यह मुद्दा पूरे परिवार में आग की तरह फैल गया। गंगा देवी देवरानी पर गुस्सा कर रही थी। तू मायके मायके करती रहती है, बहू बनकर मायका नहीं ससुराल देखा जाता है। देवरानी रोती रही और बोली, मां जी मैं अकेली कैसे रहूंगी, मुझे भी तो परिवार चाहिए। घर का माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि देवर गुस्से में बोला, अगर मेरी पत्नी की बात नहीं मानी जाएगी तो मैं अलग होकर चला जाऊंगा। यह सुनते ही गंगा देवी तमतमा गई। वे बोली, अरे वाह, अब यह दिन देखना बाकी रह गया था कि मेरे जीते जी बेटा घर तोड़कर अलग रहने की बात करे।
सारे रिश्तेदार और पड़ोसी भी कानाफूसी करने लगे। माहौल ऐसा था कि घर टूटने की कगार पर पहुंच गया था। प्रिया चुपचाप सब देख रही थी। उसने महसूस किया कि अगर अभी कुछ नहीं कहा गया तो घर सचमुच बिखर जाएगा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और शांत स्वर में बोली, मां जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं कुछ कहूं? गंगा देवी ने तीखी नजर से देखा। हां, बोलो। वैसे भी तुम्हें बोलने की आदत है, तुम्हारी जुबान तो कैंची की तरह चलती ही है। प्रिया ने गहरी सांस ली और पूरे परिवार की ओर देखते हुए बोली, मां जी, क्या आपने कभी सोचा है कि देवरानी की बात भी सही हो सकती है? अगर वह मायके के पास रहना चाहती है तो इसमें बुराई क्या है? वह अपने माता पिता से मिलने जाएगी तो क्या इससे हमारा घर छोटा हो जाएगा और देवर जी भी नौकरी करेंगे? घर का नाम ही बढ़ेगा। देवरानी आंसू पोंछते हुए बोली, दीदी, आप सच कह रही हैं। मैं कोई झगड़ा नहीं चाहती, बस थोड़ा सहारा चाहती हूं। देवर ने भी धीरे से कहा, भाभी सही कह रही हैं मां। अलग होने का मतलब घर तोड़ना नहीं है, बल्कि जिम्मेदारियां बांटना है। गंगा देवी पहले तो भड़क उठी, तुम सब मिलकर मुझे ही गलत साबित करना चाहते हो? प्रिया ने शालीनता से कहा, नहीं मां जी, हम सब बस इतना चाहते हैं कि यह घर बिखरे नहीं। आप ही तो कहती हैं कि परिवार की ताकत एकता में होती है। अगर हम एक दूसरे की भावनाओं को समझ लें तो कोई अलगाव नहीं होगा। हम सब एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। कमरे में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें गंगा देवी पर टिक गईं। उनके होंठ कांपे, आंखों में आंसू छलक आए। वे धीरे से बोली, बहू, मुझे लगता है तुमने सच कहा। गुस्से में मैं सब भूल गई थी। तुमने आज घर को टूटने से बचा लिया। देवर और देवरानी दोनों ने प्रिया के पैर छुए। पति ने गर्व से उसकी ओर देखा। भाभी भी मुस्कुराकर बोली, अगर हमारी बहू न होती तो आज यह घर बिखर गया होता। गंगा देवी ने बहू की ओर देखा। उनका अहंकार अब भी पूरी तरह टूटा नहीं था, लेकिन उनके दिल की कठोर दीवार में एक छोटी सी दरार जरूर पड़ गई थी। प्रिया ने मन ही मन सोचा, शायद यही मेरी सबसे बड़ी जीत है कि मैंने अपनी जुबान से घर को टूटने से बचा लिया। अगर मेरी जुबान कैंची की तरह चलती है तो यह कैंची बंधन काटने नहीं, बल्कि रिश्तों को जोड़ने का काम करेगी। देवर देवरानी के झगड़े वाले दिन के बाद घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। प्रिया की बातें सबके दिलों को छू चुकी थीं। पति तो पहले से ही उसका साथ देता था, लेकिन अब भाभी, देवर और यहां तक कि पिता समान ससुर भी उसकी तारीफ करने लगे। बच्चे तो उसे पहले ही अपनी हीरो मानते थे, लेकिन गंगा देवी अब भी चुप रहती। वे जुबान से भले कुछ न कहती, पर उनके मन में एक हलचल शुरू हो चुकी थी। कुछ दिन बाद घर में एक बड़ा पारिवारिक आयोजन हुआ, ससुर का जन्मदिन। पूरे घर की जिम्मेदारी प्रिया ने अपने ऊपर ले ली। उसने न केवल शानदार खाना बनाया, बल्कि पूरे घर को इस तरह सजाया कि आने वाले मेहमान दंग रह गए। हर कोई कह रहा था, गंगा देवी की बहू ने तो घर का मान बढ़ा दिया। ऐसी बहू हर किसी को नहीं मिलती। गंगा देवी सब सुन रही थी। पहले तो उनके चेहरे पर वही कठोरता रही, लेकिन जब उन्होंने देखा कि प्रिया सबको हंसते मुस्कुराते हुए खुद भी थकान भूलकर सेवा कर रही है, तो उनका दिल पिघलने लगा। रात को जब सब मेहमान चले गए और घर शांत हो गया, गंगा देवी आंगन में बैठी थीं। प्रिया धीरे धीरे उनके पास आई और बोली, मां जी, सब थक गए होंगे, आपके लिए दूध ले आई हूं। गंगा देवी ने पहली बार बिना ताना मारे कप थाम लिया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, प्रिया, मुझे माफ कर दे। मैं तुझे शुरू से गलत समझती रही। मुझे लगता था तेरी जुबान बहुत तेज है, लेकिन आज समझ आया कि तू सच बोलती है, और सच ही सबसे बड़ी ताकत है। तेरी जुबान ने घर को तोड़ने की नहीं, जोड़ने की ताकत दिखाई है। प्रिया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने गंगा देवी के पैर छू लिए। गंगा देवी ने उसे रोककर सीने से लगा लिया। यह वही पल था जिसका प्रिया को बरसों से इंतजार था। प्रिया का पति दरवाजे पर खड़ा यह दृश्य देख रहा था। उसकी आंखों में गर्व और खुशी थी। उसने धीरे से कहा, आज मेरी मां को मेरी पत्नी नहीं, एक सच्ची बहू मिली है। पूरे घर का माहौल बदल गया। जहां पहले ताने और झगड़े थे, वहां अब अपनापन और विश्वास आ गया।
कहानी का अंत उसी भावुक क्षण पर हुआ जब गंगा देवी ने पूरे परिवार के सामने कहा, आज से यह बहू नहीं, मेरी बेटी है, और अगर इसकी जुबान कैंची की तरह चलती है तो मैं गर्व से कहूंगी कि यह कैंची हमारे घर की हर उलझन को काटकर रिश्तों को और मजबूत कर देती है। प्रिया की आंखों में चमक और होठों पर हल्की मुस्कान थी। उसने मन ही मन अपने पिता को याद किया। पिताजी, आज मैंने आपका सपना पूरा किया और मां जी का दिल भी जीत लिया। प्यारे साथियों, इस कहानी से हमें एक बहुत गहरी सीख मिलती है कि सच्ची जीत बहस या ऊंची आवाज से नहीं, बल्कि शालीनता, धैर्य और सच्चाई से होती है। प्रिया ने यह साबित कर दिया कि तेज जुबान अगर सही दिशा में चले तो वह तलवार नहीं, बल्कि सत्य और प्रेम की ढाल बन जाती है। उसने कभी अपने स्वाभिमान को छोड़ा नहीं, लेकिन फिर भी अपनी सास के सम्मान को सबसे ऊपर रखा। यही कारण था कि अंत में वही जुबान, जिसे कैंची की तरह चलने वाली कहा गया था, परिवार के टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने का सबसे बड़ा साधन बन गई। गंगा देवी, जो कभी अपने अहंकार और पुराने विचारों में बंधी थीं, अंततः समझ गईं कि एक बहू की ताकत उसके शब्दों में नहीं, बल्कि उसके इरादों की सच्चाई में होती है। उन्होंने स्वीकार किया कि प्रिया जैसी बहू किसी परिवार का गौरव होती है। यह पल सिर्फ प्रिया की नहीं, बल्कि हर उस औरत की जीत है जो अपने संस्कार और सच्चाई से समाज की सोच बदलने का साहस रखती है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि रिश्ते हमेशा संवाद, समझ और सम्मान से मजबूत होते हैं। अगर हर घर में बहू, सास और परिवार के सदस्य एक दूसरे को समझने का प्रयास करें तो कोई दीवार इतनी ऊंची नहीं जो प्रेम से न टूट सके। प्रिया की कहानी हमें यह संदेश देती है कि सच बोलने से डरना नहीं चाहिए, अपनी बात शालीनता से रखना भी एक कला है, और सबसे बढ़कर एक औरत जब अपने दिल में अच्छाई रखती है तो वह पूरे घर की रोशनी बन जाती है। इसलिए दोस्तों, कभी किसी की सच्ची जुबान को कमजोरी मत समझिए। वही जुबान अगर दिल से निकले तो वह परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन जाती है। याद रखिए, सच्चाई भले देर से जीतती है, पर जब जीतती है तो सबका दिल जीत लेती है। प्यारे साथियों, तो कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्ण।